हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक वीडियो के साथ देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 10th के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आपको पता है जैसे 25 फरवरी को आप सबका पेपर है, तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं पेपर में, और यही क्वेश्चंस में से काफी सारे आपके पक्का आएंगे भी। तो हम पहले टॉप 10 क्वेश्चंस को लेके चले हैं जो बार बार से रिपीट हुए हैं और आए हैं बोर्ड्स में। तो पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बिना टाइम वेस्ट करे अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो आंसर क्लासेस आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, इस पे हम नजर डालते हैं। भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या रखा है कि वन संरक्षण के कोई दो उपाय सुझाइए। मतलब यहां पर इस बात को कंसीडर करना है कि वन संरक्षण के कोई दो उपाय हम लोगों को बताने हैं। यानी सजेस्ट एनी टू मेक्योर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट को सेव करने के, कंजर्वेशन का मतलब होता है उसके संरक्षण, हमें वन को बचाने के कोई दो सुझाव बताने हैं। ये काफी बार पेपर में पूछा गया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कोई दो ऐसे पॉइंट्स को रखेंगे जो वन को, यानी बेटा उनका संरक्षण करता है। तो वनों के संरक्षण के लिए सरकार को वन वृक्ष की अत्यधिक कटाई की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर ये बात बोली गई है, अगर वन संरक्षण करना है मतलब वनों को बचाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, वनों की अत्यधिक कटाई की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मतलब सरकार को अलाउड ही नहीं करना चाहिए कि आप पेड़ पौधे काटो। सीधी सी बात है, अगर पेड़ पौधे नहीं काटेंगे तो वन क्या होंगे, बचेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जंगल बचाने के लिए कानून लागू किए जाने चाहिए। भाई कानून, रूल्स इसलिए लॉन्च करे जाने चाहिए, लॉ बनाने इसलिए चाहिए। भाई आपको पता है किसी चीज के ऊपर जब कानून लग जाता है ना, तो वहां पर इंसान कुछ भी करने से पहले सोचता है कि भाई अगर मैं पेड़ काटूंगा तो मुझे सजा हो जाएगी। भाई डर जाएगा, और डरने की वजह से क्या होगा, वन संरक्षण होगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट अपना क्या है, हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है कि अत्यधिक कटाई पे अनुमति नहीं देनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, कानून लागू कर देने चाहिए कि भाई पेड़ पौधे काटने पर आपको सजा होगी, कोई पनिशमेंट रख देना चाहिए, जुर्माना रख देना चाहिए। ठीक है। चलो भाई, यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं अपन। यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये भी काफी बार पेपर में आया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। मतलब व्हाई इज द पावर शेयरिंग नेसेसरी, एक्सप्लेन करना है इसको। सत्ता की साझेदारी आपको पता है, सिविक्स का आपका पहला चैप्टर ही है यही, पावर शेयरिंग। इसमें यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यकता है। तो सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूह के बीच में संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करती है। बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। यहां पर ये बोल रहा है कि देखो, सामाजिक समूह का मतलब क्या होता है। सामाजिक समूह का मतलब समाज के अंदर लोग रह रहे हैं, समूह के अंदर लोग रह रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। क्यों, अगर पावर डिवाइड होगी, सत्ता की साझेदारी, इसका मतलब ही यहीं पे हो रहा है कि यहाँ पे पावर क्या रहती है, डिवाइड रहती है। तो कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष क्या बहुत ज्यादा कम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कम होते हैं। किसके बीच में कम होते हैं, सोशल ग्रुप्स में, सामाजिक समूह के बीच में। तो आपको ये बोलना है कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है, पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है ताकि संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट क्या हो, कम हो। बात करते हैं अपन दूसरे पॉइंट की। यह सामाजिक संघर्ष, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को नियंत्रित करता है। मतलब यहां पे बोला जाता है पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी, इसको क्या रखता है वो, भाई कंट्रोल रखता है। कैसे रखता है, देखो, हिंसा, अगर सारी पावर एक हाथ में होगी तो सीधी सी बात है हिंसा होगी। अगर सारी पावर एक हाथ में होगी तो सीधी सी बात है हिंसा होगी, वायलेंस होगा। लेकिन अगर पावर क्या रहेगी, डिवाइड रहेगी, सत्ता की साझेदारी रहेगी, तो आपको होता है सबके पास पावर्स रहेगी। और इस चक्कर में क्या फायदा हो जाएगा, इसका सबसे पहला फायदा होगा हिंसा, यानी वायलेंस नहीं होगा। तो समझ रहे हो आप कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है, सबसे पहला क्या, संघर्ष कम होता है, और दूसरा क्या है, हिंसा वगैरह, ये वायलेंस वगैरह ये भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होती है। आगे बात करते हैं अपन। भाई अगला पॉइंट क्या अपना, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किन्हीं तीन कारणों का वर्णन कीजिए जो असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी हैं। बेटा याद रखना, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, क्या उत्तरदायी हैं। ठीक है। चलो इन पे जरा अपन बात कर लेते हैं कि उत्तरदायी क्या है। उत्तरदायी यहाँ पे बोल रखा है कि किन्हीं तीन कारण, मतलब आपको ऐसे तीन रीजंस बताने हैं, थ्री कॉजेज आपको बताने हैं जो बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी रहे थे। तो सबसे पहले आपने बहुत बार समझा है, इसके ऊपर मैंने चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आप देख सकते हो अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी पूरी। पहला क्या है, रॉलेट एक्ट। आपको पता होना चाहिए रॉलेट एक्ट 1919,
इसमें क्या करा जा रहा था, लोगों को बिना किसी मतलब के अरेस्ट करते थे और मिनिमम 2 साल तक कहां रखते थे भाई, जेल के अंदर रखते थे। तो सबसे पहला कारण ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का सबसे पहला कारण क्या था बेटा, सबसे पहला कारण था रॉलेट एक्ट 1919। दूसरा रीजन क्या था, तो भाई दूसरा रीजन था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको ये बात पता होनी चाहिए भाई, 13 अप्रैल क्या, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक हत्याकांड हुआ था, और हत्याकांड क्या था भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये दूसरा कारण था किस चीज का, असहयोग आंदोलन स्टार्टिंग का। पहला रॉलेट एक्ट 1919, दूसरा क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद आपको पता है जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, इनके द्वारा भी एक आंदोलन चलाया गया था, और उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। तो तीसरा रीजन खिलाफत मूवमेंट। आप तीसरा कारण क्या बोलोगे भाई, एक कारण तो रॉलेट एक्ट है कि रॉलेट एक्ट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा गया, दूसरा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और तीसरा खिलाफत। इनकी डेट पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए 1919, याद रखना ये इसका जलियांवाला बाग का, तो 13 अप्रैल इसकी तो एग्जैक्ट डेट तक भी है, 13 अप्रैल 1919। इसमें मैप वर्क का क्वेश्चन आ जाता है। मैप वर्क का क्वेश्चन यहां पर ऐसा आ जाता है कि बताइए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में कौन सी घटना घटित हुई, तो आपको बोलना जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मैप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे देखते हैं, 3 कारण आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, इस पे ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा। भाई अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का हमें रोल बताना है यहाँ पर। ठीक है, ये इंग्लिश में मिस प्रिंट हो गया होगा, इस वजह से नहीं प्रिंट हुआ, देखते हैं लेकिन हम यहाँ पे कि देखो ढंग से पहले हम देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है भाई। क्वेश्चन में यह बात बोल रखी है कि पार्टियां अलग अलग, क्या जो पार्टियां होती हैं वो अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम पेश करती हैं। सबसे पहले आप ये बोलोगे लोकतंत्र में, यानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है ना भाई मेरे, किसकी बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो आप यहां पर सबसे पहले बोलोगे डेमोक्रेसी के अंदर जो राजनीतिक दल, राजनीतिक दल का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी, इनका रोल क्या है, तो सबसे पहले इनका रोल होता है ये नीतियां और कार्यक्रम पेश करती हैं। यानी यहां पर पॉलिसीज और प्रोग्राम कौन डालता है, कौन पेश करता है, इनको रिप्रेजेंट कौन करता है, तो भाई ये पॉलिटिकल पार्टी तो पेश करती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका में सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि ये नीतियां और कार्यक्रम पेश करते हैं। क्या भाई, नीतियां और कार्यक्रम, यानी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, इनको पेश करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, देश के लिए कानून बनाने में पार्टियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। आपको पता होना चाहिए जो कंट्री होती है, उस कंट्री के अंदर जो बेटा लॉ बनते हैं, क्या जो उस कंट्री के अंदर लॉ बनते हैं, मेकिंग लॉ, उस प्रोसेस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। बिना पॉलिटिकल पार्टी में बेटा कोई भी लॉ मेकिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता है लॉ मेकिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दूसरा काम क्या होता है, मेकिंग लॉ, यानी राजनीतिक में कानून बनाने में इनका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है। और पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। और तीसरा काम इनका क्या होता है, इलेक्शन लड़ना। ये भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी आप एडिशनल पॉइंट्स लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जैसा अगर मैं आपको 2-4 पॉइंट बता दूं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी और क्या करती है, तो आपको पता है देश को चलाती भी यही है। क्या भाई, देश को चलाती भी यही है। तो आप ऐसे बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स होते हैं जो आप अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हो। आगे देखते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 5वां, आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण किस प्रकार आवश्यक है। हाउ इज क्रेडिट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां पर कह रहा है कि जो आर्थिक गतिविधि है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनके लिए जो ऋण है, ऋण का मतलब होता है क्रेडिट। अगर सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो आप इसका मतलब कर्जा समझो। ठीक है भाई, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इजी लैंग्वेज हो जाएगी कि आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण किस प्रकार जरूरी है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्रेडिट यानी कर्जा बहुत जरूरी है। क्यों? सबसे पहले देखो, कर्जे से क्या हो सकता है, मतलब ऋण से उद्योग स्थापित करने में मदद मिलती है। कि आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, उस टाइम आपने क्या करा भाई, किसी से कर्जा ले लिया और कर्जा लेके अपनी इंडस्ट्री का कर लिया सेटअप। तो भाई यहाँ पे जो इंडस्ट्री आपने उद्योग सेटअप करा है वो कौन सी एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधि तो है। तो इसने क्या करी, आपकी हेल्प करी नहीं करी, तो आप सबसे पहला बोलोगे उद्योग स्थापित करने में, यानी इंडस्ट्री सेटअप करने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं,
क्रेडिट, क्रेडिट मतलब रिन्यू होता है, ठीक है। क्रेडिट व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है, मतलब क्रेडिट हेल्प टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये किस काम में और हेल्प करता है? आप कोई नया नया बिजनेस खोलने वालों, आपके पास पैसे नहीं है, आपने क्या कर क्रेडिट ले लिया, यानी कर्जा ले लिया। ब्याज पे आपको पता है कर्जा मिलता है, आपने कर्जा लिया और आपने क्या करा, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो पहला क्या है, किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा क्या, अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो तो उसके लिए भी बेटा क्या करता है, क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड पार्ट, इससे लोगों के जीवन स्तर को सुधरने में मदद मिलती है। बेटा बहुत सारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसमें भी क्रेडिट बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट करता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, कर्जे से बहुत सारी चीजें वो ऐसी ऐसी एक्सपेंसिव चीजें ले लेता है जिससे उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो जाता है। काफी सारे लोग हार्ड वर्क करके कोई कंपनी सेटअप कर लेते हैं, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, जिस चक्कर में उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। वो सारा पैसा कर्जे से लिया हुआ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है पहला पॉइंट कि आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्री सेटअप। दूसरे में क्या बोला है कि आप बिजनेस खोल सकते हो, और तीसरे में क्या बोला है कि आपके जीवन स्तर में सुधार आता है। ठीक है, 3 पॉइंट आई होप समझ में आ गए होंगे आपको। आगे देखते हैं अपने पॉइंट्स। भाई अगला पॉइंट क्या, अपना अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा बेटा, और ये क्वेश्चंस बेटा आए हुए भी हैं तो इनको थोड़ा समझते हुए चलना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकतांत्रिक सरकार अन्य प्रकार की सरकारों से किस प्रकार बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। यहां पर इस बात को बोला गया है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है जैसे भारत की सरकारें होंगी, ठीक है, ऐसी सरकारें दूसरे देशों की सरकारों से किस प्रकार बेहतर है, मतलब बेटर, उनसे अच्छी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक सरकारें बाकी सरकारों से अच्छी हैं कैसे, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों के बीच में समानता को बढ़ावा देती हैं। भाई यहां पर बोला जाता है जिस देश के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होगी ना बेटा, उस देश में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा बड़ा अमीर गरीब, सब व्यक्ति को क्या समझा जाता है, एक नजरिए से देखा जाता है। तो सबसे पहला इसलिए बेहतर माना जाता है कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि बाकी जो गवर्नमेंट होती है उनसे क्या अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि सब लोगों को इक्वलिटी की नजर से, यानी समानता की नजर से देखती है। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो यहां पर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो किस काम में फायदेमंद, उनके निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करती है। मतलब वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं। आपको पता है भारत के अंदर एक बात बोली जाती है कि यहां पर कोई भी, क्या भाई यहां पे कोई भी डिसीजन लेना है, देर है अंधेर नहीं। इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है, मतलब देर से मिलेगा लेकिन अंधेर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यही बात बोल रखी है, लोकतांत्रिक सरकारें इसलिए अच्छी होती है, यहाँ पर जो डिसीजन होता है ना बेटा उसमें सुधार होता है। मतलब वो लास्ट में देर से आता है लेकिन वो बिल्कुल अच्छा आता है, बिल्कुल सही आता है, सुधार वाला आता है। आगे देखते हैं भाई, सरकार अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेही होती है। यानी यहाँ पर बोला, यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो सिटीजन्स के लिए आंसरेबल होती है। कैसे होती है जवाबदेही, तो यहाँ पर भाई जनता पूछती है कि आपने हमारे लिए करा नहीं करा, तो गवर्नमेंट को रिप्लाई देना पड़ता है क्योंकि डेमोक्रेसी है। अब आपको पता है हमारे देश में बहुत तरह की सरकारें होती हैं। आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो छुपा नहीं सकते, उन्हें बताना पड़ेगा कि उनने काम करा है या नहीं करा, तो क्यों नहीं करा, कब होगा, वो सारे आंसर देंगे। लेकिन ये किस कंट्री के अंदर पॉसिबल है, ये सिर्फ उस कंट्री के अंदर पॉसिबल है जिस कंट्री के अंदर लोकतंत्र रहेगा और जिस कंट्री के अंदर लोकतांत्रिक सरकारें होंगी, है ना। चलो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना भाई, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें काफी ईयर से रिपीट हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी भी क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार आ रखे हैं, उनमें से उठाए हुए हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्या को हल करने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। सजेस्ट एनी 2 वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अगर मैं इस पॉइंट को समझाऊं, क्या है, जो भूमि खराब हो जाती है या दलदली हो जाती है, लाइक उसको सुधारने के उपाय बताने, आपने पढ़ रखा होगा, सीधा क्वेश्चन आया था। तो भाई ऐसी भूमि जो खराब हो चुकी है, भू निम्नीकरण की समस्या को हल करना, कि वो प्रॉब्लम हो चुकी है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा वन रोपण और वृक्ष रोपण की उचित प्रबंधन। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए भाई, जो फॉरेस्ट है उनमें कुछ ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए कि वहां पर पेड़ पौधों को ना काटा जाए,
बिल्कुल भी ना काटा जाए और पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा वहां लगाया जाता है। इससे क्या होगा भाई, भू निम्नीकरण नहीं होगा, वहां का जो लैंड है वो खराब नहीं होगा। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, मतलब जो वेस्ट लैंड होते हैं, जो बेकार जमीन होती है, उनके लिए अच्छा मैनेजमेंट करा जाए, उनके लिए एक अच्छा प्रबंधन हो वहां पर। क्या उनके लिए क्या हो, अच्छा प्रबंधन। सबसे पहले क्या, वन रोपण, कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, वृक्ष रोपण कर देना चाहिए। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, मतलब जो बेकार भूमि है उसका भी क्या करें, हम अच्छे से यूटिलाइज करें, उसका प्रबंधन भी अच्छा करें। आगे, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण, कि हम ज्यादा करके ऐसी गतिविधि ना करें, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, कि ज्यादा हम खनन गतिविधि ना करें। मतलब गड्ढे वगैरह आपको पता है बहुत तरीकों की क्या होती है गतिविधि होती है। अब उससे क्या होता है, वो जमीन जो होती है ना, जहां पे माइनिंग हो रही है, जहां पे खनन हो रहा है, वो जमीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कि अगर आपको जमीन भू निम्नीकरण से बचाने तो हमें क्या करना चाहिए, उस जमीन पर ज्यादा खनन प्रक्रिया यानी माइनिंग प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, वन रोपण, वृक्ष रोपण, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना और खनन गतिविधियों पर नियंत्रण करना, ये 3 बातें आप लिखोगे। आगे देखते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट यहां पर ये कह रहा है कि बताइए, विकास में तृतीय क्षेत्र की भूमिका का परीक्षण करें। एक्समाइन द रोल ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट यानी विकास के अंदर जो थर्ड सेक्टर होता है उसकी भूमिका कैसे है उसको बताना है। तो तृतीय क्षेत्र की गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। आपको पता है 3 सेक्टर होते हैं, कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शियरी। ठीक है भाई, ये 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में आपको होता है रॉ मटेरियल मिलता है। क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। कोई भी चीज बनने वाली है उसका सिर्फ आपको क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, यानी कच्चा माल मिलेगा। बात करते हैं आगे, रॉ मटेरियल जो मिलता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमें मिला लकड़ी, क्या मिल गया भाई मेरे, लकड़ी मिल गया। अब वो जाता है सेकंड सेक्टर में, और सेकंड सेक्टर में पता है क्या होता है, उस लकड़ी से चेयर बनाते हैं या फिर और फर्नीचर लाइक कुछ भी बना दिया। सेकंड सेक्टर में मॉडिफाई, उस चीज का विनिर्माण होता है, कुछ मैन्युफैक्चर होती है वो चीज। तो प्राइमरी में क्या हुआ, रॉ मटेरियल मिला, सेकेंडरी के अंदर क्या हुआ, उसे मैन्युफैक्चर करा गया है, यानी उसका विनिर्माण, उसे चेयर बना दिया गया। और थर्ड के अंदर क्या कर दिया भाई, उसे सेल कर दिया यानी बेच दिया गया। ठीक है, टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये बात याद रखना आप। तो यहां पर ये बोला जा रहा है, जो थर्ड सेक्टर होता है, जो तृतीय क्षेत्र होता है, वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। अगर थर्ड क्षेत्र में विकास होगा तो सीधी सी बात है, सेकंड सेक्टर और फर्स्ट सेक्टर ये भी डेवलप होंगे। अगर थर्ड सेक्टर में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तो सीधी सी बात है सेकंड सेक्टर और फर्स्ट सेक्टर ये ऑटोमेटिकली डेवलप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात बोल रही है कि अगर थर्ड सेक्टर की गतिविधियां ज्यादा होती हैं तो उसमें प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास होता है। यानी आगे देखते हैं, टर्शरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र एक बुनियादी या सेवा क्षेत्र है जिसमें अस्पताल, परिवहन, शैक्षिक संस्थान आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं। यहाँ पर कह रहे हैं जो टर्शियरी सेक्टर है उसके अंदर क्या आते हैं भाई, उसके अंदर लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऐसी चीजें आती हैं। इस सेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है भाई, सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप वहां पर बोलोगे भाई तृतीय क्षेत्र की बात हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। तो एमसीक्यू भी आपका यहाँ रेडी हो गया। आगे देखते हैं, ये व्यक्ति की आय बढ़ाने में मदद करता है, सेवा क्षेत्र में कई नई सेवाएं तेजी से जुड़ रही हैं। भाई यहाँ पर बोल रहा है ये जो थर्ड सेक्टर होता है ये हर पर्सन की जो इनकम है, पर कैपिटल इनकम है, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, आय को बढ़ाने में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं, और साथ साथ इसमें कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में कई नई नई सेवाएं तेजी से जुड़ रही हैं। आज के टाइम में आपको पता है ज्यादातर लोग थर्ड सेक्टर में ही हैं। बात करूं अगर मैं टीचर की, तो टीचर भी थर्ड सेक्टर में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, सेवा प्रदान ही तो कर रहे हैं, है ना भाई। चलो आपको यहां तक समझ में गया। पहले सेक्टर में क्या था, पहले सेक्टर में ये बात बोली गई थी कि थर्ड सेक्टर से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप होगा। दूसरी चीज जिसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, अस्पताल हो गया, परिवहन हो गया, एजुकेशनल पॉइंट्स हो गए, ऐसी सेवाएं शामिल होती है। इसके अंदर आगे बात करी जाती है, ये किस लिए होता है, पैसे के। सबसे ज्यादा लोग इसमें इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इसमें पैसा सबसे ज्यादा मिलता है। प्राइमरी और सेकेंडरी से ज्यादा पैसा कहां पर मिलता है भाई, टर्शियरी में मिलता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन, वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आता है। प्रीमिटिव और कमर्शियल आपने काफी बड़ा होगा चैप्टर में, उसमें से एक ये पार्ट है कमर्शियल फार्मिंग का, वाणिज्य कृषि का। इसका मतलब क्या होता है,
उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उच्च उपज वाले बीज, जिसे हम HYV बोलते हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की आवश्यकता होती है। भाई सुनना पहले मेरी बात, ये जो खेती होती है ना, अगर मैं इसकी बात करूं, कमर्शियल फार्मिंग ये करी जाती है पैसों के पर्पस पर। किस पर्पस पे करी जाती है? पैसों के पर्पस। तो यहां पर क्या करते हैं, कोई भी जो फसल उगाई जा रही है उसमें कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे क्या बातों का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो बीज लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सोचते हैं कि हम जो फसल उगा रहे हैं उसमें क्या करें, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। भाई क्या उसका प्रोडक्शन क्या रहना चाहिए? ज्यादा रहना चाहिए, तभी उसे कमर्शियल फार्मिंग यानी वाणिज्य कृषि बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट होता है पैसा, उनका पैसा ज्यादा होना चाहिए। और पैसा कब ज्यादा आएगा? जब भाई प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उच्च बीज, ठीक है, उच्च उपज वाले बीज यानी HYV सीड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, रासायनिक उर्वरक। यहां पर बोला जाता है जो फर्टिलाइजर है कौन सा यूज करा जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा पैसा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद कीटनाशक की आवश्यकता। कीटनाशक की आवश्यकता इसलिए होती है, भाई आपको होता है कीड़े मकोड़े लग जाते हैं काफी बार फसलों में, तो कीटनाशक इनमें डाला जाता है, मेडिसिन वगैरह का यूज करा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में वाणिज्य कृषि की विशेषताओं की व्याख्या करें तो पहला क्या लिखना है आपको, ये लिखना है कि इसमें ज्यादा प्रोडक्शन के लिए HYV सीड्स यूज करते हैं, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाई डाली जाती है, केमिकल फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, एटसेट्रा। ये सब किस लिए करा जा रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी तो पैसा ज्यादा मिलेगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार की खेती की मुख्य विशेषता आधुनिक इनपुट की उच्च खुराक का उपयोग है। यहां पे ये बोला जा रहा है कि ये टाइम की जो खेती हो रही है ना, द मेन characteristics of this type of farming is the use of higher doses of a modern inputs। आज के टाइम में बेटा इसमें ये बात बोली जा रही है कि इस प्रकार की खेती की मुख्य सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता ये कि इसमें आधुनिक इनपुट और उच्च खुराक का उपयोग है। इसके अंदर आधुनिक इनपुट मतलब आज की चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। पहले के टाइम के लोग बेटा बहुत सिंपल फसल उगाते थे, लेकिन आज के टाइम में नहीं। आज के टाइम में काफी क्या मॉडर्न तरीकों को यूज कर रहे हैं फसल उगाने के लिए। तो यहाँ पर दूसरे में ये बात बोली गई है। आगे देखते हैं अपन। चलो इसके बाद 10वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है। इसका एक दूसरा टाइप भी है जो भी इसमें समझाता दूंगा। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के संरक्षण और समर्थन की आवश्यकता है। इस कथन की परीक्षण कीजिए। There is a need for protection and support of the worker in the अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एग्जामाइन द स्टेटमेंट। यहां पर यह बात बोली जा रही है कि बताइए जो असंगठित क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए दो क्षेत्र पढ़े होंगे आपने बुक के अंदर, एक तो संगठित और एक असंगठित, एक अनऑर्गेनाइज और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इसमें से एक पार्ट बोल रखा है कि असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के लिए, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनके संरक्षण होना चाहिए, मतलब उनके जो अधिकार है उनको सेव करना चाहिए। इस समर्थन पे आपको अपनी राय देनी है। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं असंगठित क्षेत्र होता कौन सा है, क्या भाई मेरे असंगठित क्षेत्र जो हमने पढ़ा है इसका मतलब पहले हम जानते हैं। इसका मतलब एक ऐसी जगह होती है, अगर मैं बात करूं सीधा सीधा प्राइवेट जॉब, आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं। प्राइवेट जॉब, असंगठित क्षेत्र का मतलब है प्राइवेट जॉब, जहां पर क्या नौकरियों का कम वेतन मिलता है, मतलब यहाँ पर जो जॉब्स होती है उनको बहुत ज्यादा कम तरीके से लो पेड होता है। यहाँ पर नौकरियां नियमित नहीं होती। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में जब कितनी अच्छी जॉब हो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा इतनी अच्छी नहीं होती, कम ही होती। दूसरी चीज नौकरी नियमित है, मतलब रेगुलर जॉब है या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी रहती नहीं रहती। प्राइवेट जॉब में कभी जॉब सिक्योरिटी मिलती नहीं है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। ठीक है, ये रहता है। आगे ओवर टाइम का कोई प्रावधान नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में बेटा, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में। सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर पैसा कम मिलता है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि नौकरी जो आपकी जॉब है वो रेगुलर नहीं रहती, साथ साथ आप ओवर टाइम काम कर रहे हो तो वो बेनिफिट भी नहीं मिला जाता। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन सारी चीजों को क्या करना चाहिए, संरक्षण, इन सारी चीजों को क्या करना है, बचाना है। क्योंकि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको इन सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अब बात कर रहा था मैं एक एडिशनल क्वेश्चन की, तो पेपर में ना काफी बार ये आ जाता है कि बताइए अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी असंगठित और संगठित क्षेत्र आ जाता है, इसमें डिफरेंस पूछता है। तो पेपर में बता आपको क्या बताना है, एक तरफ प्राइवेट जॉब समझना और एक तरफ गवर्नमेंट जॉब समझना, आपको फटाफट याद हो जाएगा। इसमें आप ये बोलोगे, देखो इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट्स मैंने समझा दी। इसमें क्या होता है, जो जॉब की हमारी क्या होती है सैलरी, वो बहुत ज्यादा क्या कम मिलती है, जबकि यहाँ पर जो जॉब की सैलरी होती है वो क्या मिलती है, ज्यादा। पहला डिफरेंस हो गया। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, कमी तो मिलती है, प्राइवेट जॉब मतलब क्या है, असंगठित क्षेत्र। दूसरा पॉइंट, यहां पर हमारी रहती है जॉब सिक्योरिटी, क्या रहती है भाई मेरे, जॉब सिक्योरिटी
नहीं रहती है, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर में। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी, आपको पता है हर किसी को गवर्नमेंट जॉब सिर्फ चाहिए इसलिए होती है क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। तो ये कौन सा सेक्टर है? संगठित, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, बात करते हैं आगे की भाई। ठीक है, बात करते हैं आगे। इसके अंदर क्या होता है आपको पता है, प्राइवेट जॉब के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए जाते। क्या भाई मेरे, ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए जाते। जबकि अगर आप इधर ओवर टाइम करते हो तो आपको उस चीज के पैसे मिलते हैं। आपने ओवर टाइम करा तो उस चीज के पैसे यहां पर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको पता है यहां पर मेडिकली, अगर मैं बात करूं यहां पर मेडिकल कोई भी आपको चीजों का प्रावधान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको मेडिकल का प्रावधान दिया जाएगा। अब आपको पेपर में प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के तरीके से लिखना है पेपर, लेकिन वहां पर आप अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज यानी असंगठित और संगठित क्षेत्र को लिखेंगे। और पेपर में जब आप लिखने बैठो तब अपने दिमाग में प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब रख लो। ठीक है, यहां तक आपको इस तरीके से देना पेपर, और आई होप आपको पूरे यहां पर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आपको पता ही है भाई, हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है। ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन है। और बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन दिक्कत क्या होती है उन क्वेश्चंस में ये होता है हमें ना लास्ट टाइम पे ये समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, तो उस टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस और भी आगे आते रहेंगे। कुछ कुछ अपन बीच बीच में डाउट क्लासेस भी रख लेंगे ताकि आपको पता हो उन सारी चीजों के बारे में। और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो एक बार आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और चौहान सर क्लासेस को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।